प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था प्रवर्तकों के दायित्व, ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर्स। आज हमारा अध्ययन का विषय होगा प्रवर्तकों के अधिकार, राइट्स ऑफ प्रमोटर्स। प्रवर्तकों के अधिकार का अध्ययन समाप्त होने के बाद में हम देखेंगे प्रवर्तकों के गुण, क्वालिटीज़ ऑफ प्रमोटर्स। तो सबसे पहले प्रवर्तकों के अधिकार में सबसे पहले दे रखा है प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू रिसीव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसके अंतर्गत प्रवर्तकों को कंपनी के परिवर्तन के समय जो फर्स्ट स्टेप थी, कंपनी का निर्माण जिसमें कंपनी के परिवर्तन के समय अनेक खर्च करने पड़ते हैं, अनेक एक्सपेंसेस होते हैं, अनेक व्यय होते हैं। इन खर्चों को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक व्यय के नाम से पुकारते हैं। कंपनी अपने अस्तित्व आने के बाद जो इस प्रकार जो खर्चे हुए हैं, जो एक्सपेंसेस हुए हैं, प्रवर्तकों को चुका देती है। क्या कर देती है? कंपनी चुका देती है अथवा चुकाने का अनुबंध करती है। अनुबंध हो जाने के बाद प्रवर्तक कंपनी के प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार रखते हैं। ठीक है, अनुबंध होने, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में प्रारंभिक व्यय जो खर्चे हुए हैं, जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं, उनको प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार रखते हैं। लेकिन इस संबंध में ध्यान देने की बात है कि कंपनी इन व्ययों को चुकाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। ठीक है, लीगल रूप से चुकाने के लिए बाध्य नहीं है। प्रवर्तक स्वेच्छा से कंपनी के निर्माण का कार्य करते हैं, जिसका कारण क्या है? प्रवर्तक स्वेच्छा से कंपनी के निर्माण का कार्य करते हैं, अतः कंपनी पर वाद प्रस्तुत करके प्रारंभिक व्यय की राशि वसूल नहीं कर सकता। लेकिन यदि कंपनी ने अपने अस्तित्व में आने के बाद इन व्ययों को चुकाने का जो खर्चे थे, जो प्रारंभिक व्यय थे, इन को चुकाने का प्रवर्तकों से अनुबंध कर लिया है। ठीक है, कंपनी और प्रवर्तकों के बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कंपनी इन व्ययों को चुकाने के लिए बाध्य हो जाएगी, यानी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना इसमें कि कोई भी कंपनी अपने अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत सीमा के भीतर से ही प्रारंभिक व्यय जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उनका भुगतान कर सकती है। यदि कोई कंपनी अपने अंतर्नियमों में उल्लिखित राशि से अधिक राशि का भुगतान करती है तो वह अधिकारों के बाहर भुगतान माना जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। कंपनी को यह अधिकार नहीं है कि अपने अंतर्नियमों के अधिकृत सीमा के भीतर जाके प्रारंभिक व्यय को भुगतान करे। तो यहाँ पे पहला अधिकार है कि प्रारंभिक व्यय जो व्यय किए हैं प्रवर्तकों द्वारा, उसको प्राप्त करने का अधिकार है, राइट टू रिसीव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे दूसरा है से प्रवर्तकों से अनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू रिसीव प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम को प्रमोटर्स। यदि किसी कंपनी के प्रविवरण में मिथ्याबंधन, मिस रिप्रेजेंटेशन या कपट, फ्रॉड के लिए एक से अधिक प्रवर्तक कंपनी के उत्तरदायी हैं, तो कंपनी तथा कम अंशदारी किसी एक प्रवर्तकों से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त कर सकती है। लेकिन ठीक है, ऐसे क्षतिपूर्ति चुकाने वाला प्रवर्तक को यह अधिकार मिल जाता है, ये राइट मिल जाता है कि वे अपने सह प्रवर्तकों से अनुपातिक रूप से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त कर लें। इस प्रकार गुप्त लाभों एक कंपनी के प्रति कर्तव्य भंग आदि के लिए भी प्रवर्तक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार ये भी इसका प्रवर्तकों का अधिकार है, से प्रवर्तकों से अनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार। फिर नेक्स्ट और लास्ट है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू रिसीव रिम्यूनरेशन। प्रवर्तक कंपनी के निर्माण के लिए अनेक कार्य करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। जो प्रवर्तक के जो कार्य थे वो हमने देखा था कि वो अनेक प्रकार के कार्य करता है और बहुत मेहनत भी करता है।
इन सभी सेवाओं के प्रतिफल के रूप में उन्हें पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार होता है। लेकिन ये अधिकार वैधानिक अधिकार नहीं है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि वे अपने पारिश्रम के लिए कंपनी पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। यदि कंपनी के निर्माण के बाद कंपनी ने प्रवर्तकों को पारिश्रम चुकाने का अनुबंध कर लिया है, अगर कंपनी तथा प्रवर्तकों के बीच में क्या हुआ है, पारिश्रम चुकाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो फिर प्रवर्तक कंपनी पर वाद प्रस्तुत करके अपना पारिश्रमिक जो रिम्यूनरेशन है वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर अनुबंध नहीं किया है तो यहाँ पे फिर वो पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार वह करने के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। अब हमने पिछली वीडियो में देखा था प्रवर्तकों को पारिश्रम अनेक रूप में दिया जा सकता है, जैसे कमीशन या लाभ के प्रतिशत आदि के रूप में हो सकता है। कभी कभी ये एक मुश्त लमसम भी हो सकता है, तो कभी कभी कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों के रूप में भी चुकाया जा सकता है। तो इस प्रकार प्रवर्तकों के ये अधिकार हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि प्रवर्तकों के गुण कौन कौन से हो सकते हैं। कंपनी प्रवर्तकों के गुण यानी क्वालिटीज़ ऑफ प्रमोटर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है अधिनियमों की जानकारी, नॉलेज ऑफ एक्ट्स। हालांकि कंपनी की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की गई थी, किंतु उस पर अन्य कानून भी लागू होते हैं। इसलिए प्रवर्तकों को सभी अधिनियम एवं संनियमों जैसे व्यावसायिक संनियम जैसे कॉमर्शियल लॉ, आय एवं बिक्री कर, इनकम टैक्स और सेल टैक्स आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी के निर्माण की सभी औपचारिकताएं यानी जो फॉर्मेलिटीज़ है को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। अन्यथा अगर ऐसा नहीं है और उसको जानकारी नहीं है अधिनियम की, तो अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार अधिनियम की जानकारी, नॉलेज ऑफ एक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है प्रवर्तक के लिए। फिर दूसरा है साधन संपन्न, वेल्थी। प्रवर्तक का साधन संपन्न होना अति आवश्यक है, क्योंकि कंपनी की स्थापना का विचार करने से लेकर कंपनी के अस्तित्व में आने तक अनेक खर्चे करने पड़ते हैं, वे करने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त यदि इन कार्यों के लिए किसी अन्य व्यक्ति से वित्तीय सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो प्रवर्तकों को अपने वित्त का विनियोग भी करना पड़ता है। इस प्रकार विचार को साकार करने के लिए प्रवर्तकों का साधन संपन्न होना अति आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक व्यक्ति आत्मविश्वास जैसे गुण से ही कठिन से कठिन कार्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो यहाँ पे कठिनाई आएगी। अतः एक प्रवर्तकों में आत्मविश्वास होना अति आवश्यक है, ताकि वे बड़े से बड़े व्यवसाय तथा उद्योग की स्थापना कर सके। अन्यथा अगर आत्मविश्वास नहीं है तो वे क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दूरदर्शी, फॉर साइटनेस, यानी कि इसका मतलब ये है प्रवर्तक द्वारा निर्मित की जाने वाली कंपनी भविष्य की योजना पर आधारित होती है। इसलिए प्रवर्तकों को दूरदर्शी होना चाहिए ताकि भविष्य की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को शीघ्र सही पूर्व अनुमान लगाया जा सके। इसके विपरीत यदि दूरदर्शी नहीं हो गया तो कंपनी की स्थापना में सफल नहीं हो सकेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है सूझबूझ। किसी कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए प्रवर्तक को न केवल वित्तीय जोखिम को उठानी पड़ती है, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क ही उठाना पड़ता है, अपितु अन्य कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। यदि इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए उसमें व्यय को सही और उचित रूप से करने की योग्यता व सूझबूझ नहीं है तो वह किसी भी प्रकार से अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार सूझबूझ होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है संगठनकर्ता। कंपनी की स्थापना एवं सफल संचालन के लिए कुछ आधारभूत एलिमेंट्स जैसे मनुष्य, मशीन, सामग्री, धन इत्यादि
एक प्रवर्तकों में इन सभी तत्वों की व्यवस्था करने की योग्यता होनी चाहिए। एबिलिटी कौन सी होनी चाहिए? जो ये साधन है, मनुष्य, मशीन, सामग्री, धन, इन एक प्रवर्तकों में इन सभी जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, उनकी व्यवस्था की योग्यता होनी चाहिए, अन्यथा सभी साधन बेकार हो जाएंगे। जिसका भार किसके ऊपर आएगा? इसका भार कंपनी पर ही आएगा। फिर नेक्स्ट और लास्ट है ईमानदारी एवं पारिश्रमिक, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्कर। एक प्रवर्तकों को कंपनी की स्थापना तथा रजिस्ट्री होने के बाद अपनी कार्रवाई को संपूर्ण ब्यौरा कंपनी के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, किसके सामने? जो भी काम किया उसका ब्यौरा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसमें ईमानदारी का होना अति आवश्यक है। यदि इसमें प्रवर्तक जो प्रमोटर है ईमानदारी से कार्य नहीं करता है तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानि, जो लॉस हुआ है या अनियमितता हुई है, उसके लिए प्रवर्तक ही उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल होता है। एक प्रवर्तक को पारिश्रमिक भी होना ज़रूरी है, मेहनती भी होना ज़रूरी है, हार्ड वर्कर भी होना ज़रूरी है, ताकि वह अपने कार्यों में सहयोग के लिए अन्य व्यक्तियों को अपनी ओर अट्रैक्टिव, आकर्षित कर सके, ही उसकी सफलता की कुंजी है। ठीक है, इस प्रकार ये प्रवर्तकों के अधिकार और प्रवर्तकों के गुण, क्वालिटीज़ ऑफ प्रमोटर का टॉपिक पूरा होता है।